नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को करारा जवाब दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से यह जवाब अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया गया। अल्पसंख्यक राजनीति पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक सुरक्षित है। और ये जवाब जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया गया है, जो वो कहते हैं कि उन्हें भारत में डर लगता है। ये करारा जवाब दिया जाता हुआ अब्दुल बारी सिद्दीकी को नित्यानंद राय की तरफ से। तो अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर जिस तरीके से बयानों के तीर एक दूसरे पर छोड़े जाते नजर आए हैं, इस बीच ये जवाब अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया गया, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी को जिस डर का एहसास हो रहा था, उस डर से उन्हें बाहर आने की नसीहत दी गई, सलाह दी गई कि भारत में आप रहते हैं, आप सुरक्षित हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, तमाम लोगों के हित की रक्षा भारत में होती है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के खोए हुए जनाधार से वो घबरा चुके हैं और इसी घबराहट का नतीजा ये बयान है। इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही नित्यानंद राय ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हर वर्ग और समुदाय के लोग सुरक्षित हैं, उनके हित सुरक्षित हैं। भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो अल्पसंख्यक राजनीति पर जवाब देते हुए नित्यानंद राय नजर आए। और जरा आप वो बयान सुन लीजिए जिस बयान के जरिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने डर का जिक्र किया था, जिस पर नित्यानंद राय का ये करारा जवाब उन्हें दिया गया। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। तो मुआवजा पर महाभारत अब करीब करीब शांत तो होता दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि जिनकी जहरीली शराब पीकर मौत हुई या जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनसे दंड वसूला जा रहा है और कानून के तहत यही पैसा पीड़ितों को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अब तक जितने शराब कांड हुए उनमें कितने शराब तस्करों से जुर्माना वसूला गया और अब तक कितने पीड़ितों को यह मुआवजा दिया गया। ये सवाल मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पूछ रही है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक दो नहीं बल्कि ऐसे सवालों की पूरी फहरिस्त खड़ी कर दी और पूरे 7 सवाल पूछे और सरकार से इन सवालों का जवाब मांगा है। तो शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार पर बीजेपी से हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी नेता रोज रोज नए हमले कर रहे हैं, बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील मोदी जिस ढंग से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल साबित हो रहा है। जी हां, सुशील मोदी ने इस बार 7 सवाल दागे हैं। 7 सवाल सरकार से उन्होंने पूछ लिए और सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे गए हैं। शराबबंदी की हकीकत जानने के लिए इन सवालों को जानना और समझना बेहद जरूरी है।
साथ ही सवालों का जवाब भी बेहद महत्वपूर्ण है ताकि पिछली गलतियों से सबक लिया जा सके और गलतियां दोहराने से बचा जा सके। तो शराबबंदी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से 7 बड़े सवाल पूछे हैं, महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। उन्होंने सरकार से इसका जवाब मांगा है कि आखिर ये जवाब दिया जाना क्यों जरूरी हो जाता है। तो जरा उन सवालों को भी देख लीजिए, वो सवाल कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 1, 6 सालों में कितने लोगों को सजा हुई। सवाल की शुरुआत होती है और 6 साल का जिक्र किया जाता है और कितने लोगों को सजा हुई जरा ये बता दीजिए। शराबबंदी केस में कन्विक्शन रेट क्या है ये सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि इसी का हवाला सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत जहरीली या नकली शराब बेचने वालों को उम्र कैद का प्रावधान है। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 6 साल में कितने लोगों को सजा हो चुकी है। अब सवाल नंबर 2, क्योंकि 7 सवाल पूछे गए सुशील कुमार मोदी की तरफ से। शराबबंदी केस में कन्विक्शन रेट जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये कन्विक्शन रेट आखिर क्या है। शराब पीने के मामले में अब तक 3.5 लाख लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। सरकार को यह बताना चाहिए कि उनमें वो कितने लोगों को सजा दिला पाए। सवाल नंबर 3, कितने शराब तस्करों से मुआवजा वसूला गया, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि शराब तस्करों से ही मुआवजा वसूला जाएगा और पीड़ितों को दिया जाएगा। तो कितना मुआवजा वसूला गया। शराबबंदी कानून की धारा 42 में जहरीली शराब बेचने वालों से दंड वसूल कर पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है और ऐसे में सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि अब तक ऐसे कितने लोगों से सरकार ने मुआवजा वसूला है, क्योंकि मुआवजा अगर वसूला होता तभी उसे पीड़ितों में दिया जा सकता है। सवाल नंबर 4, इलाज के लिए अब तक एसओपी क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि इसी एसओपी की चर्चा बार बार की जा रही थी। जैसे ही सारण के अगर जिक्र कर लें, शराब कांड सामने आया और इससे पहले के तमाम घटनाक्रमों का अगर जिक्र करें तो उनके बाद बार बार यह सवाल उठा कि एसओपी क्या बना। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जहरीली शराब पीने वालों के इलाज के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए। ऐसे में सरकार जवाब दे कि अब तक सरकार स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को क्यों नहीं बना पाई, क्यों इसे लागू नहीं करा पाई। सवाल नंबर 5, कितनी शिकायतें मिली, उन पर किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। क्योंकि शराब बनाने, शराब बेचने और पीने वालों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो टोल फ्री नंबर दिए गए, बिजली के पोल पर आपको हर तरफ बिहार में लिखा हुआ वो नंबर नजर आ जाएगा, सार्वजनिक इसे जरूर किया गया। उन पर कितनी शिकायतें दर्ज की गई, उन पर किस तरह की कार्रवाई हुई, ये सरकार को सामने रखना होगा। सवाल नंबर 6, नशा मुक्ति केंद्रों से कितने लोग नशा मुक्त हुए, क्योंकि इसी नशा मुक्ति केंद्र का हवाला दिया जाता रहा है कि इसी केंद्र में वैसे तमाम लोग जिन्हें शराब की लत है उन्हें शराब से दूर किया जाएगा, लेकिन इसका फायदा कितना नजर आया। शराबबंदी कानून लागू करने के बाद सरकार ने राज्य भर में नशा मुक्ति केंद्र खोले। सरकार को यह बताना चाहिए कि नशा मुक्ति केंद्रों में कितने नशा मुक्ति केंद्र सक्रिय हैं, यहाँ कितने लोगों को नशे की आदत से मुक्ति मिल पाई, ये जानकारी सरकार को साझा जरूर करनी चाहिए। और 7 सवालों के आखिरी सवाल की फहरिस्त में नशाखोरी का जिक्र किया गया और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता अभियान आखिर बंद क्यों हो गया, ये आखिरी सवाल जो सुशील कुमार मोदी की तरफ से 7 सवालों के तौर पर सरकार के सामने रखे गए। नशाखोरी के खिलाफ सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया, चेन बनाई गई, मानव श्रृंखला बनाया गया, लोगों को जागरूक करने के दावे किए गए, तो आखिर ये सिलसिला, ये अभियान बंद क्यों हो गया। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार को इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ जवाब तक नहीं देना है, ईमानदारी पूर्वक देना है, ताकि शराबबंदी कानून में हुई गलतियों को सुधारा जा सके। सुशील मोदी ने सवाल जरूर पूछे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जवाब का इंतजार अभी है, क्योंकि जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि नीति और नीयत दोनों स्पष्ट होने चाहिए ताकि वो ग्राउंड पर उतर सके।
सारण शराब कांड में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन शराब को लेकर चुस्ती का दावा कर रही है। लेकिन एक वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो प्रशासन के इन दावों पर ही सवाल खड़े कर देता है। छपरा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग खुलेआम शराब पी रहा है। वो वीडियो भी अभी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। देशी शराब पीते हुए बुजुर्ग नजर आता है। बुजुर्ग क्या कह रहा है वो भी आप सुनेंगे। देखिए, ये वो वीडियो है। बुजुर्ग का कहना है कि उसने 20 रुपए में शराब की पाउच खरीदी है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर प्रशासन के दावे पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने बहुत लाजमी है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। क्या कौन को दिया? वो 20 टका का दिया। हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। कितना कर ले रहा भाई? अरे 20 का कौन को दिया? वो 20 टका का दिया। हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। कितना कर ले रहा भाई? अरे 20 का कौन को दिया? वो 20 टका का दिया। हाँ, तो अभी ज्यादा दिन बीते भी नहीं, 80 लोगों की जान गई सारण में। इसके बावजूद तस्वीरें बार बार सामने आ रही। इस वीडियो में शराब को लेकर बुजुर्ग जो दावा कर रहा है उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हैं। जहरीली शराब से मौत का कोई खौफ नहीं है लोगों में भी और प्रशासन में भी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ दिखावा मात्र नजर आती है। शराब बिकती भी है, दिखती नहीं है। क्या दावा जो किया जा रहा है वो सच नहीं है? क्योंकि यहां पर खुलेआम ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की आंखों से दूर है। उन्हें ये नजर नहीं आती। जब तक लोगों की मौत नहीं होती उसके बाद तब जाकर रटा रटाया सा जवाब जरूर दे दिया जाता है। सारण शराब कांड के बाद दूसरे जिलों की पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में है। गोपालगंज में भी पुलिस अभियान लगातार चला रही है और भारी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया गया। बीते नवंबर महीने में जिले भर की अगर हम बात कर ले तो शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से 2160 लीटर देशी और विदेशी शराब को जब्त किया गया था और इसे नष्ट किया गया। जब्त शराब को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है और इसी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाने के सबैया एयरपोर्ट पर जेसीबी चलाकर देखिए कैसे जब्त शराब को नष्ट किया गया, जमदोज किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर इसमें गाड़ दिया गया, जमींदोज किया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई ताकि कोर्ट के सामने डीएम इसे सौंप सकें। देखिए, शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए और जो शराब पकड़ी जा रही है उसको यथाशीघ्र एक्ट में ही लिखा हुआ है कि उसको तुरंत विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई जाए ताकि थानों में जो जगह है अनावश्यक रूप से ना घिरी रहे और इसके साथ ही साथ कोई शराब का दुरुपयोग भी ना। तो ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, सारण का प्रकरण और सारण की घटना सबके सामने है। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन में है। ड्रोन से गंडक नदी के दुर्गम दियारा इलाकों में शराब भट्टियों को चिन्हित कर उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीर गोपालगंज और केसरिया के सीमावर्ती कुंदरापुर गांव की अभी इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को इसकी भनक नहीं लगे, इसके लिए कुएं के आकार में जमीन में गड्ढा बनाकर शराब को स्टॉक किया गया था। यहां से सारण, चंपारण, गोपालगंज में शराब की सप्लाई की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही मद्य निषेध विभाग की ड्रोन की नजर शराब तस्करों के इस गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाती है। इसे ढूंढ निकाला गया। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां पर पहुंचकर शराब की इन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। 5000 लीटर चुलाई शराब और शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट किया गया और फिर देखिए कैसे यहां स्टोर किए गए शराब को बहाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और इस कार्रवाई में बड़ी सफलता उत्पाद विभाग की टीम को, स्थानीय पुलिस को।
कुंदरापुर दियारा है बैकुंठपुर में, तो हम लोग रेगुलर उस पर छापामारी करते हैं। आज भी छापामारी हुई है, उसमें 2 भट्ठी जो है वो मिला है और गुड़ का पास है लगभग 5000 लीटर, तो उसको हम लोग वहीं घटनास्थल पर ही उसका विनष्टीकरण किए हैं और जो शराब बनाने का उपकरण था उसको भी विनष्ट किए हैं। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के सनौहला प्रखंड में पुलिस ने शराब को लेकर सघन छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही 2 शराब तस्करों को भी यहां से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। ये तस्वीर देख लीजिए, यहां पर ऑटो का इस्तेमाल शराब की ढुलाई के लिए, सप्लाई के लिए किया जा रहा था। जो तस्कर हैं वो नए नए तरकीब जो है वो इजाद कर रहे हैं ताकि पुलिस की नजर न पड़े, उत्पाद विभाग की टीम इसकी भनक न लग पाए उन्हें। लेकिन यहां पर कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता, 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से पटना में सुबह से लेकर देर शाम तक प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था, लेकिन आज शाम 5 बजे दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। इस बार पटना नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चयन सीधे मतदाता करने वाले हैं। 28 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 30 दिसंबर को होगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। पटना नगर निगम चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। बताते चले कि इस बार पहली बार ऐसा है कि महापौर और उप महापौर का चुनाव भी मतदाता अपने मत से करेंगे, अपने वोट से करेंगे। बताते चले कि पटना नगर निगम का जो महापौर पद के लिए 32 महिला और उप महापौर के लिए 16 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दोनों पदों पर चुनाव के लिए 17.47 लाख वोटर मताधिकार का प्रयोग 28 दिसंबर को करेंगे। निगम के 75 वार्डों में एक पद पर निर्विरोध पार्षद चयन के कारण 74 वार्ड के लिए 503 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूरे शहर की सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक प्रचार वाहन जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से दौड़ती नजर आ रही है। नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला विकास पदाधिकारी तन्मय सुल्तानिया ने कहा है कि सोमवार की शाम यानी कि आज शाम 5 बजे प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 5 बजे तक 28 दिसंबर को मतदान होना है, 30 दिसंबर को मतगणना होगी। वार्ड 28 में सिर्फ एक प्रत्याशी के चुनाव मैदान में रहने के कारण वार्ड पार्षद के पद का मतदान नहीं होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इस वार्ड के मतदाता मतदान जरूर करेंगे। चुनाव प्रचार प्रसार का समय सीमा समाप्त होने के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानक प्रशासन कार्रवाई करेगा। बताते ये चले कि इस बार सबसे अधिक जो है महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रही है। पटना नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे अधिक महिला प्रत्याशी जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जो ब्रज गृह और है वो बनाया गया है गांधी मैदान में, और साथ साथ जो ब्रज वाहनों का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाएगा। कहीं अगर अशांति होती है तो उस पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे, ये निर्देश जारी किए गए हैं। और लगातार जो है तमाम प्रत्याशी अपने पक्ष में पटना वासियों को वोट देने की अपील कर रहे थे और लगातार जो है वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, और वो कोशिश आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 5 बजे के बाद जो है वो प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा और देखना होगा कि पटना वासी किसे अपना मेयर चुनते हैं और किसे अपना डिप्टी मेयर चुनते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 पर सवाल उठाया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं। इतने विद्वान आदमी हैं, इतने काबिल अनुभवी आदमी हैं, तो वो 5 विभाग संभालते हैं। मुख्यमंत्री उनके सामने बौना हो गए हैं, एक विभाग नहीं संभल रहा। मिशन 16 का खेल का किस तरह से भंडाफोड़ हो गया, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। कोरोना काल में जो एनडीए सरकार में वातावरण बना था उसको भी बरकरार रखने में ये सक्षम नहीं है। भागलपुर के नौगछिया हरीक थाना के अठनिया दियारा इलाके सहित कई इलाकों में शराब को लेकर अभियान लगातार चलाए गए। उत्पाद विभाग की टीम ने 20 लीटर देशी शराब और 1500 किलो जावा बहुआ के साथ
3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सारण शराब कांड के बाद से उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन लगातार शराब को लेकर अभियान चला रही है। और अब बात बीएसएससी पेपर लीक कांड की, तो बीएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने मास्टरमाइंड अजय कुमार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अजय कुमार के तार सॉल्वर गैंग से भी जुड़े हैं। अजय कुमार के पिता अशोक कुमार बेतिया थाने में दारोगा हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या हम एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं करा सकते? मोतिहारी के शांति निकेतन स्कूल से लीक हुआ था बीएसएससी का पेपर। ये दावा है आर्थिक अपराध इकाई का। आर्थिक अपराध की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि शांति निकेतन स्कूल के क्लासरूम से ही पेपर लीक हुआ। पेपर लीक किया अजय नाम के युवक ने, जो उसी क्लासरूम में एग्जाम दे रहा था। जांच में ये बात सामने आई है कि अजय ने मोबाइल से पेपर की फोटो खींची और अपने साथियों को फॉरवर्ड कर दिया। ईओयू ने सुपौल के रहने वाले पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड अजय समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में अजय का भाई विजय और शांति निकेतन जुबली हिल्स के शिक्षक सचिंद्र ज्योति भी शामिल हैं, जो उस क्लासरूम का इन्विजिलेटर था जिसमें अजय परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा पटना के खेमनी चक के रहने वाले जीतू पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है। जीतू पासवान का परीक्षा केंद्र पूर्णिया में था। उसके हाथ में 3 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा ब्लूटूथ मिला था। ईओयू के रडार पर और कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पटना, सुपौल और मोतिहारी समेत कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। 5 गिरफ्तारियों के बावजूद ईओयू के सामने अब भी कई ऐसे सवाल मुहबाए खड़े हैं जिनका उत्तर मिलना भी बाकी है। सवाल ये कि अजय परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर आखिर कैसे पहुंचा? क्या स्कूल के शिक्षक अजय से मिले हुए थे? तीसरा अहम सवाल, अजय ने सबसे पहले किसे ये पेपर भेजा? जिसके पास पेपर पहुंचा उसने किस तरह से सॉल्वर गैंग का इंतजाम किया? वायरल पेपर किन किन परीक्षार्थियों के पास पहुंचा? और क्या और भी किसी सेंटर से पेपर लीक हुए? अगर हाँ, तो कितने परीक्षार्थियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने की तैयारी थी? पेपर लीक कांड को लेकर चल रही ईओयू की जांच के बाद बीएसएससी पेपर लीक कांड पर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जांच कर रहा हूँ तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा है बहुत अच्छे ढंग से। बीएसएससी पेपर लीक कांड में भले ही दोषियों की गिरफ्तारी हो जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला दी जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम एक परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं करा सकते? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।